बच्चों, a very warm welcome to another session of ICSE 10th with me Ankana, your master teacher for social sciences at Vedanta, hoping all of you guys are doing absolutely fine and amazing. आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन फिनिश। तो फटाफट से देख लेते हैं कि एज पर द न्यू रिड्यूस्ड सिलेबस कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर के हमें फिनिश करने। आई एम डिस्प्लेइंग दिस राइट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन। मैं आपको शुरू में ही दिखा रही हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन आगे चलकर हमें ना हो। what I'm trying to say is, what I basically mean is कि हमें पता है कि सिलेबस 2 बार रिड्यूस हो चुका है। पहले कुछ था, फिर कुछ था, और इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन कि यार एग्जैक्टली यहाँ से करना क्या है। तो हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, जिसमें होगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडस, ट्रॉपिकल डेजर्ट, लिटरल विच इज ऑल्सो द मैंग्रोव्स, ठीक है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, को रिलेशन विद द एनवायरनमेंट, इसमें हम किस तरह का फॉरेस्ट है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन से एरियाज में मिलते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंड देन फाइनली अबाउट फॉरेस्ट कंजर्वेशन, कि कैसे कंजर्व करना है, कैसे प्रिजर्व करना है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या तरीके हैं, क्या मेथड्स हैं, ये सारी चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ क्विक इंट्रोडक्शन। बिफोर दैट लेट मी टेल यू दैट वेदांतो हैज़ बिकम अनस्टॉपेबल। हमारे वेदन्स ने इतना अमेजिंग रिजल्ट दिया है कि क्या ही कहा जाए। और उन्होंने रॉक किया पहले एनटीएससी में, 10th में, 12th में, और अब जेई मेंस 3 में 100 percentile has been scored by 29 students in physics, 7 in chemistry and 9 in maths. Can you imagine? 99.9 percentile plus, actually 99.9 plus percentile लेकर आए हैं 27 बच्चे, and 694 of them have scored above 99 percentile, which is like, oh my god, super amazing. So let's celebrate their success and get started with today's session. Feeling very proud on the achievements of all our Vedans. ठीक है, तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। बच्चे, साफ साफ बोला गया है हर जगह, एवरी स्टडी, स्पेशली इंडिया जैसी पॉपुलेटेड कंट्री के लिए, कि हमारा एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल एरिया फॉरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि भाई पेड़ों का काम बहुत ज़्यादा है, हमें समझ नहीं आता, बहुत हल्के में ले रहे हैं हम उन्हें, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, जैसे कि ट्रीज, प्लांट्स, सॉइल, वाटर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनमें से कुछ भी अगर नहीं रहा या ऊपर नीचे हो गया ना, हमारी पूरी लाइफ पे इतना एडवर्स इफेक्ट आएगा कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो दैट्स द थिंग। सो बेसिकली अभी प्रेजेंटली हमारे यहाँ जो है 69.09 मिलियन हेक्टेयर इज द लैंड दैट इज कवर्ड अंडर फॉरेस्ट, which makes 22%, 21 point some percent actually of the total area. ये रिपोर्ट है एज पर स्टेट फॉरेस्ट, ठीक है। टोटल जोग्राफिक एरिया ऑफ कंट्री जो है 3, उसमें से इतना हमने इसको यहाँ पे लिया हुआ है, 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। सो एक्चुअली नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कहती है कि 33.3%, 1/3 जो एरिया है, स्पेशली जहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो, वो फॉरेस्ट के अंडर होनी चाहिए, पर नहीं है। हम कर रहे हैं कोशिश। बहुत सारे रीजंस हैं कि क्यों नहीं है। हमने इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ कभी नहीं देखी थी। पॉपुलेशन जो है जिस तरह से बर्स्ट कर रही है, ठीक है, ये कभी नहीं देखा गया था। इट इज़ अनप्रेसिडेंट, राइट, इट इज़ नॉट इमेजिनेबल, इट इज़ नेवर विटनेस्ड और सीन बिफोर, बट बढ़ती जा रही है। अब इन लोगों को हमें सेटल भी करना है, तो इनके सेटलमेंट के लिए कॉन्क्रीट जंगल्स बढ़ रहे हैं, इनके चलने के लिए, इधर उधर ट्रैवल करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोडवेज बढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए कल्टिवेशन लैंड्स बढ़ रहे हैं। चाहे जो भी रीज़न हो, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और फॉरेस्ट जो था वो भी क्लियर होते जा रहा है। एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है विच इज़ नोन एज झूमिंग या फिर स्लैश एंड बर्न फार्म भी इसे कहते हैं, या प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये भी क्या होता है कि हम फर्न्स को और जो हमारे वेजिटेशन है उसको क्लीन करके वहाँ पे हमारे फार्मर्स प्लांटेशन करते हैं। इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट डैमेज हो रहा था। वैसे तो स्पेशली ये नॉर्थ ईस्ट में होता था, वहाँ पे हमारे गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, इस पर रोक लगाया है, बट दैट इज़ नॉट ऑल द कॉज बिहाइंड इट, राइट। उसके अलावा हमारे यूजेस के लिए, टिम्बर के लिए, दिस दैट फलाना ठिकाना, हम फॉरेस्ट को यूज़ करते रहते हैं। हमारे इतने सारे ट्राइब्स हैं
जिनकी लाइफ कंप्लीटली फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। हमारे यहाँ इतने सारे लोग हैं, स्पेशली पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, उनके पास पैसे नहीं है फ्यूल्स वगैरह के लिए, वो डिपेंडेंट है फॉरेस्ट पे फ्यूल्स के लिए भी, वुड वगैरह फॉर कुकिंग एंड अदर पर्पसेस। सो फॉरेस्ट जो है वो तो कुछ ना कुछ करके एक्सप्लॉइट हो ही रही है और रिड्यूस हो ही रही है। तो यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट। बच्चों, फॉरेस्ट इज अ रीन्यूएबल रिसोर्स। ये एक ऐसा रिसोर्स है जो एक्सटिंक्ट और एग्जॉस्ट नहीं होगी। हमें उसको, अगर हम उसको मेंटेन करते रहे तो ये रिन्यू होती रहेगी, और ये रिन्यू होने के साथ साथ हमें देती है पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करती है, एयर को प्योरीफाई करती है, हमें इतना सारा सामान देती है, वुड देती है, फ्रूट्स देती है, वेजिटेबल्स देती है, इट इज़ होम फॉर ऑल द वाइल्ड लाइफ, सॉइल इरोजन होने से बचाती है, इतने सारे काम कर रही है, इकोलॉजिकल बैलेंस बना कर रख रही है, राइट। सो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करना, पोल्यूशन को कम करना, एयर को प्यूरिफाई करना, टिम्बर, फ्लावर्स, ये सारी चीज़ें देना, सॉइल इरोजन से बचाना, और हैबिटेट टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स, इन सारे लोगों का घर है ये। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज फॉरेस्ट फॉर अस एंड नॉट जस्ट अस, फॉर एवरी लिविंग बीइंग। तो यही बात है, इसीलिए फॉरेस्ट को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो पहले टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट समझते हैं, फिर उसको प्रिजर्व और कंजर्व करने के मेथड्स भी समझेंगे। उसके पहले एक फटाफट सवाल ये है कि आखिर नेचुरल वेजिटेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड टर्म क्यों यूज़ कर रहे हैं हम सिंपली कह सकते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, और प्रॉबली फॉरेस्ट, प्लांट्स, कुछ भी। बट ये नेचुरल वेजिटेशन बेसिकली उस वेजिटेशन को बोला जाता है द वर्जिन फॉरेस्ट विच हैज़ नॉट बीन इंटरफेयर्ड बाय ह्यूमन्स, जहाँ हमारा इंटरफेरेंस नहीं हुआ है, वो अपने आप नेचुरली ग्रो कर गई हैं, इंडिजीनियस है, वहीं पे फैल रही हैं। ह्यूमन्स इंटरफेयर करके उनको कर्ब करा रहे हैं, लिमिट करा रहे हैं, कम करा रहे हैं, हमारी वजह से वो एग्जिस्टेंस में नहीं आए। सो दैट इज बेसिकली द नेचुरल फॉरेस्टेशन, नेचुरल वेजिटेशन जो अपने आप ग्रो कर गई है, वो फॉरेस्ट जहाँ हमारा हाथ नहीं लगा है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ वेजिटेशन की। तो हम पढ़ने वाले हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडस मॉनसून या फिर मॉनसून फॉरेस्ट, और मॉनसून फॉरेस्ट सेल से ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट, लिटरल फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, एंड ऑफ कोर्स माउंटेन फॉरेस्ट्स। तो शुरू करते हैं बच्चे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से। नाम में ही एवरग्रीन है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है ये समझने के लिए दैट दे डू नॉट शेड देयर लीव्स। तो इनकी जो लीव्स हैं वो सालों भर रहती हैं, एंड दैट इज़ वाई इन्हें हम एवरग्रीन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें मिलती हैं उस जगह पे जहाँ पे टेम्परेचर होता है 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। अब इतना ज़्यादा स्टॉन्च नहीं है, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, बट वी बेसिकली अंडरस्टैंड कि क्लाइमेट जो है वो मॉडरेट होता है। बहुत ज़्यादा ठंड होती तो ऐसा एवरग्रीन नहीं होता, कॉनिफेरस टाइप के ट्रीज होते, और बहुत ज़्यादा गर्मी होती तो जो प्लांट्स है वो अपने, जो ट्रीज़ है वो अपने लीव्स शेड ज़रूर करते, बट ये कुछ भी नहीं हो रहा है बिकॉज टेम्परेचर काफ़ी मॉडरेट रहता है। रेनफॉल की अगर बात की जाए तो रेनफॉल आपका डिसेंट अमाउंट में चाहिए होता है, ठीक है। 200 सेंटीमीटर्स के अक्रॉस या उससे ज़्यादा रेनफॉल होता है, विच मीन्स कि थोड़ा जो है हायर साइड पे रेनफॉल जो है रिक्वायर्ड होता है एवरग्रीन रहने के लिए, ये तो चाहिए ही। ठीक है, तो ये कहाँ मिलते हैं हमें? ये हमें पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र में, वेस्टर्न घाट्स जो है हमारा, अगर ये इंडिया है तो ये वेस्टर्न घाट्स ये वाले पार्ट पे आपको मिलेंगे, इसलिए हम कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में। ठीक है, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, देन वी हैव दिस पार्ट कर्नाटका जो थोड़ा वेस्टर्न साइड पे है, केरला, ईस्टर्न हिमालयस, टेराई में, टेराई रीजन में हमें मिलते हैं। तो पहले तो हमें समझ आ गया वेस्टर्न घाट्स वाले स्ट्रेच पे देखो महाराष्ट्र है, वहीं पे नीचे कर्नाटका भी आता है, केरला भी आता है, सब वेस्टर्न साइड पे। ठीक है, उसके बाद आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमें ये मिलती है लुशाई, खास जो हमारा गारो खासी हिल्स है उन सारे हिल्स पे मिलते हैं, नोन एज असम हिल्स। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। Then it is also found on the altitude ranging from 500 meters to 1500 meters on the windward or the western side of Western Ghats. तो दो साइड होते हैं, हमने देखा एक विंडवर्ड साइड होता है, तो दिस विंड वाला जो साइड है ना, जो शेड की साइड नहीं है, दिस इज द शैडोड साइड, नॉट द साइड, द अदर साइड, वहाँ पे भी हमें ये एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भैया? इतनी बारिश, इतना मॉनसून चाहिए, इस वजह से इतने पानी के कंजम्पशन के कारण इन्हें रेन फॉरेस्ट्स भी बोला जाता है।
यहाँ पे नॉर्मली आपको क्लाइंबर्स एंड एपिफाइट्स मिलेंगे। दिस अ टाइप ऑफ ट्रीज, क्लाइंबर्स जो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रीज नहीं होते, एवरग्रीन है, ज़्यादातर ऐसे मिलेंगे, बट दीज आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसा नहीं है कि सारे ट्रीज वैसे ही होंगे। बैम्बूज, फर्न्स, ये भी हमें बहुत देखने को मिलते हैं और हमें पता है कि कभी भी दे डू नॉट शेड देयर लीव्स, इसीलिए इनका नाम एवरग्रीन है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फॉरेस्ट विच इज ट्रॉपिकल डेसिडिस मॉनसून फॉरेस्ट। देखो इसमें भी मॉनसून है नाम में। तो ये भी मॉडरेट क्लाइमेट वाले रीजन में, एवरेज 24 से 27 वाले रीजन में हमें मिलता है। रेनफॉल इनको थोड़ा सा कम चाहिए होता है, 150 से 200 सेंटीमीटर्स के अराउंड। एरियाज की अगर बात करें तो वेस्टर्न घाट्स, बेल्ट ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न स्लोप्स, इन सारे जगह पे हमें मिलती है। सेकेंड बेल्ट कहाँ मिलता है डेसिडिस फॉरेस्ट का? शिवालिक रेंज, जो हमारा हिमालयस का शिवालिक रेंज है, एंड छोटा नागपुर प्लेटो में। ठीक है, उड़ीसा, झारखंड, थोड़ा सा छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ये सारे एरियाज में आपको वापस ये वाली ट्री रेसिडिस फॉरेस्ट आपको मिलेंगी। बहुत सारी स्टेट्स की बात करें, बिहार, यूपी, उड़ीसा, एमपी, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अंडमान निकोबार आइलैंड्स की ये सारे रीजन्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इनकी लीव्स शेड होती हैं, डेसिडिस है, एवरग्रीन नहीं है। ठीक है, तो लेकिन एक पीरियड है 6 से 8 हफ्ते का, नॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अर्ली समर में, ऑटम की तुरंत बाद। तो मार्च से अप्रैल में आपको यहाँ पे ट्रीज में जो है 1-1.5 महीने के लिए, अराउंड 1 to 2 months, आपको यहाँ पे जो प्लांट्स है, जो ट्रीज है, उनके पत्ते झड़े हुए दिखेंगे। पतझड़ यहाँ पे इस वक्त आता है। ठीक है, फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्थ टेम्परेट जोन शेड देयर लीव्स इन ऑटम। तो ये वाला जो है ये नॉर्मली बाकी वाले जोन के लिए है। नॉर्थ टेम्परेट जोन में अगर बात की जाए शिवालिक वगैरह की तरफ, तो हमें ऑटम सीजन में वहाँ पे शेडिंग दिखती है। ये बहुत बहुत इकोनॉमिकल, हमारे लिए बेनिफिशियल है इकोनॉमिकली, क्योंकि यहाँ से बहुत वैल्यूएबल टिम्बर और भी प्रोडक्ट्स निकलते हैं। बच्चों, एवरग्रीन फॉरेस्ट की एक बहुत बड़ी बात है, वहाँ से भी बहुत कुछ निकल सकता है, बट इतनी ज़्यादा डेंस हैं कि हमारे लिए वहाँ पहुँचना ही बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए बहुत एक्सप्लोर नहीं हो पाया है सच। ठीक है, दिस ऑक्यूपाई लार्जर एरिया देन एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। डेसिडिस मॉनसून फॉरेस्ट्स हैव ट्रीज फाउंड इन प्योर स्टैंड्स। ठीक है, प्योर स्टैंड्स में मिलते हैं हमें, प्योर स्टैंड्स टिम्बर वाले। ठीक है, ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट, डेजर्ट फॉरेस्ट है, यानी कि एरिड रीजन्स में होगा, ड्राई रीजन्स में होगा। हमारा इधर राजस्थान वगैरह वाले एरिया में ड्राई है, तो टेम्परेचर भी काफ़ी गर्मी होती होगी। ठीक है, तो डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट वेजिटेशन हमें मिलती है एवरेज 25 से 27 डिग्रीज में, विद रेनफॉल लेस देन 25 सेंटीमीटर। टेम्परेचर प्रॉबली आई थिंक कैन गो ऑल्सो अप टू 30 डिग्री सी ऑन एन एवरेज। बट देखने वाली बात यह है कि रेनफॉल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ऐसा नहीं है कि गर्मी बिल्कुल कड़ाके की पड़नी चाहिए, बहुत बहुत हॉट हो रहा है, लोग मर रहे हैं, ऐसी नहीं है। रेनफॉल ना बहुत कुछ डिटरमाइन करता है। रेनफॉल डिटरमाइन करता है द टाइप ऑफ सॉइल, किस तरह की सॉइल है, और फिर वो अल्टीमेटली डिफाइन करता है कि किस तरह की वेजिटेशन है। ठीक है, एरियाज की बात करें तो हमें पता है कच्छ, सौराष्ट्र, साउथ वेस्ट पंजाब, राजस्थान, सम पार्ट्स ऑफ ड्राई पार्ट्स ऑफ डेक्कन, महाराष्ट्र का भी कुछ हिस्सा ना ड्राई पार्ट में आता है। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चे? तो हमें पता है कि ये प्लांट्स जो है दे हैव इवॉल्व्ड टू सेव इवेपोरेशन ऑफ वाटर। देखो, लीव्स जिस तरह की बनी होती हैं फ्लैट सरफेस से, वहाँ से वाटर इवेपोरेट होता है। अगर वो लीव्स उतनी ही ब्रॉड और फ्लैट रहे तो इवेपोरेशन चलता रहेगा। नाउ दीज प्लांट्स हैव अडॉप्टेड देमसेल्व्स एंड इवॉल्व्ड देमसेल्व्स इन सच अ वे, इन्होंने इस तरह से अपने आप को चेंज किया कि उस इवेपोरेशन को कम कर सके, ताकि दे कैन रिटेन वाटर, क्योंकि इनके पास पानी ही तो कम होती है। तो इसीलिए जो लीव्स हैं वो या तो थिन लीव्स में या नो लीव्स में चेंज हो गई हैं, एंड द लीव्स हैव बेसिकली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू थॉर्न्स एंड स्पाइक्स, कांटे में बदल चुकी हैं ये। तो स्टेम्स और लीव्स जो है वो ऑफन कवर्ड होती हैं स्पाइन्स या थॉर्न्स में, और स्टेम्स बहुत मोटे और जूसी होते हैं, कैक्टस के जैसे। ठीक है, दे हैव लॉन्ग रूट्स, ताकि वो डीप इनसाइड द ग्राउंड जा सके और वहाँ से पानी अपने लिए ला सके, क्योंकि सरफेस लेवल पे बहुत इजीली पानी नहीं मिलता है, बारिश कम होती है यहाँ पे इस वजह से। ठीक है, और क्योंकि रेनफॉल इतना स्कार्स है, देयर आर थिक फ्लैशी स्टेम्स टू स्टोर वाटर ड्यूरिंग ड्रॉट, एज आई टोल्ड यू।
तो स्पाइक्स वगैरह जो है वो बाकी पर्पस को सर्व कर रहे हैं, बट लीव को रिप्लेस करके इवेपोरेशन ऑफ वाटर को रिड्यूस करते हैं। रूट्स बिल्कुल नीचे जाती हैं ताकि पानी खींच कर ला सके, और स्टेम्स थिक होते हैं ताकि वो पानी को स्टोर कर सके। तो आप देख सकते हो कि पूरी अडॉप्शन जो है इनकी इस हिसाब से हो चुकी है। अब आपकी अडॉप्शन कैसे होगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। तो बच्चों NTSE नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन वो आने वाला है, अभी शुरू होने वाला है। आपको लग रहा होगा मैम ये तो CBSE के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड। अगर आपको नहीं पता है तो बता दे रही हूँ। तो आपके लिए सपोर्ट सिस्टम हमने कर दिया है बिल्कुल फुल प्रूफ तैयार। जैसे कि थॉर्न्स अपने लिए इवॉल्व करके इवेपोरेशन को रिड्यूस करते हैं, आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो आपके लिए वेदांतु हैज़ ब्रॉट लाइव NTSE क्रैश कोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। मैथ्स, सोशल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ऑल सब्जेक्ट्स, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, एवरीथिंग विल बी टॉट ओवर हियर। हर एक चीज़ पढ़ाई जाएगी। और बच्चों क्यों पढ़ोगे आप, क्रेडिबिलिटी क्या है? तो वेदांतु हैज़ गिवन मोर देन 139 सिलेक्शंस, और अभी भी काउंटिंग हमारी चल रही है। वी हैव बिकम द हाईएस्ट सिलेक्शन फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि क्रेडिबिलिटी कितनी बढ़िया है, एंड दैट हैज़ बीन विदाउट द क्रैश कोर्स। अब तो क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है। क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? तो बच्चे 60 से भी ज़्यादा आवर्स के लाइव सेशंस हैं, दोनों स्टेज 1 और स्टेज 2 के लिए, बाई आर बेस्ट NTSE एक्सपर्ट्स इन एंटायर कंट्री। नॉट जस्ट दैट, 50 से भी ज़्यादा चैप्टर वाइज डिस्कशन की जाएगी, पढ़ाया जाएगा, और मॉक्स कराए जाएंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट्स। ये आपको ऐसा लगेगा कि आप हाँ NTSE के लिए प्रिपेयर करो, उसी की तैयारी करो। बट अगर लाइव सेशंस मिस भी हो गए तो आपको स्ट्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके साथ सारे रिकॉर्डिंग शेयर कर दिए जाएंगे, जो कि आप कभी भी कहीं भी देख सकते हो। एट द सेम टाइम मॉक टेस्ट के साथ साथ बहुत ज़रूरी है पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम समझना। पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम बहुत हेल्प करता है, और ये हम कैसे समझ सकते हैं? ये हम समझ सकते हैं हमारे NTSE के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को रिवाइज करके, पढ़ के, सॉल्व करके। वो भी कराया जाएगा, सॉल्यूशंस भी दिए जाएंगे, और प्रॉपर एनालिसिस भी की जाएंगी इन पेपर्स की। आप जितने चाहो उतने डाउट्स अपने क्लैरिफाई कर पाओगे, ना कि सिर्फ सेशन में, सेशन के बाद और पहले भी। कई बार होता है यार, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हमने सेशन कर ली, उस वक्त समझ लिया, ध्यान से अपने आप सेल्फ स्टडी करने के लिए काफ़ी टाइम बाद बैठते हैं, और वहाँ पे फिर कुछ समझ ही नहीं आता। तो यहाँ पे हमारे लिए ये ऐप बहुत ही लाइफ सेवियर की तरह काम करने वाला है, क्योंकि इस ऐप पे आप कभी भी अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जितने भी नोट्स है, रिकॉर्डिंग्स है, फॉर्मूला से, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। तो लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको सिर्फ जाना है, वहाँ पे कोड लगाना है, अमेजिंग सा डिस्काउंट उठाना है, और शुरू हो जाना है यार। एवरी पासिंग डे गाइस स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग। हमारे सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और हर दिन के साथ एग्जाम नज़दीक आ रहा है। तो अगर ज्वाइन करना है तो ये डिस्काउंट कल हो ना हो, ये सेशंस कल हो ना हो, लोग हमसे इतने आगे निकल जाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आज की आज तैयारी शुरू कर लो, अगर नहीं की है तो, और करना है तो। क्या करना है वो मैं दिखा देती हूँ फटाफट। 1 second here, yeah, so this is the session that we are watching। ये सेशन है जो हम देख रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो हमने ऐसे कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी किए हैं जहाँ पे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए, ठीक है, वॉट एवर यू नीड फॉर योर सपोर्ट। तो आप ये सेशन भी देख सकते हो, कई सारे टीचर्स ने बहुत सारे सेशन किए। इसमें जब आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो आपको यहाँ पे NTSE क्रैश कोर्स का लिंक मिल जाता है, आपने बस इस पर क्लिक करना है, एंड यू विल बी डायरेक्टेड टू दिस पेज। आप इस पेज पे डायरेक्ट कर दिए जाओगे, जहाँ पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। all the details about teachers, sessions, provisions, everything is available for you, और जो भी एक्स्ट्रा क्वेरी है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो ये 10,000 का कोर्स 5,000 रुपीज़ में 50% ऑफ पे मिल रहा है। उस पर जब आप मेरा कूपन कोड अप्लाई करते हो तो टोटल 55% का डिस्काउंट हो करके दिस एंटायर प्लान विल नाउ बी अवेलेबल फॉर यू जस्ट फॉर 4,500 रुपीज़। So guys, there is no reason at all as to why you should not consider this। क्यों आपको ये कंसिडर नहीं करना चाहिए? तो मुझे तो लगता है यार, तैयारी करनी है तो 4,500 रुपीज़ में आपकी हर एक स्टेज की तैयारी 2,000 रुपये के लगभग में हो जा रही है। मतलब दिस इज सुपर ऑसम, इजंट इट? चलो हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लिटरल फॉरेस्ट या फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है।
तो बच्चे ये टाइडल फॉरेस्ट होते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट, हर नाम से हम जानते हैं। ये उस जगह पे मिलती है जहाँ पे टाइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, अक्रॉस द डेल्टास, जैसे कि सुंदरबंस। यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर थोड़ा हॉट एंड ह्यूमिड होता है 26 से 29 के अराउंड, और रेनफॉल काफ़ी हैवी होता है। एज आई टोल्ड यू, ह्यूमिडिटी भी काफ़ी बढ़िया होती है, ह्यूमिड भी होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर चाहिए होता है। लोकेशन की बात करें तो हमें पता है कि डेल्टा, एस्टुअरीज, क्रीक्स आर द प्रोन टू टाइडल इन्फ्लुएंस। तो ये सारे जगह पे जहाँ पे भी टाइड्स बहुत आएंगे वहाँ पे आपको ये फॉरेस्ट मिलेगा, और उन सारी जगहों पे ही ये अवेलेबल है, बेसिकली मिलती हैं, ग्रो करती हैं। जैसे कि उन एरियाज में जो टाइड से फ्लडेड है, जहाँ पे पानी हमेशा होता है, बिल्कुल दलदला सा रीजन होता है, मार्शी लैंड्स, मार्शी फॉरेस्ट, तो ये उन सारी जगह पे मिलती हैं और ये वहीं पे सर्वाइव करती हैं इन फ्रेश और बोथ ब्रैकिश वाटर। तो बच्चे ब्रैकिश क्या होता है? ब्रैकिश वाटर इज बेसिकली सलाइन वाटर। फ्रेश वाटर में सॉल्ट कंटेंट उतना नहीं होता। ये फॉरेस्ट जो है ये दोनों तरह के जगह पे सर्वाइव कर सकती है। एरिया की अगर बात करें तो ओवर 21,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ सुंदरबन एरिया में ये हमें मिलता है ईस्टर्न कोस्ट पे, महानदी डेल्टा में, गोदावरी, कृष्णा, अंडमान आइलैंड्स में, ये वेस्टर्न रीजन में, वेस्टर्न घाट्स वाले रीजन पे भी हमें मिलता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सिंपल है। इसके रूट्स ना बिल्कुल डीप जाते हैं, कहाँ? मार्शी लैंड्स में, यानी कि बेसिकली पानी वाले लैंड्स में, ठीक है। तो इनमें अगर ये पानी में जा रहे हैं, वाटर लेकर आ रहे हैं, बट हाउ विल दे ब्रीथ, ठीक है, ब्रीदिंग कहाँ से करेंगे? तो बच्चे ये एक ऑर्गन की तरह एक्ट करते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह, सो दैट दे आर एबल टू ब्रीथ। तो इनके रूट्स ब्रीदिंग रूट्स होते हैं, जिनको हम न्यूमेटोफोर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से दे एक्ट एज अ ब्रीदिंग ऑर्गन, वहाँ से सांसें भी आती हैं इनकी, ठीक है। स्टिल्ट लाइक रूट सबमर्ज्ड अंडर वाटर, पानी में डूबे होते हैं, एंड हेल्प्स प्लांट्स टू सर्वाइव इन द शिफ्टिंग मड ऑफ कोस्टल रीजन। मड शिफ्ट होता रहता है, उसमें इनका सर्वाइवल होता है। ये फॉरेस्ट बहुत बहुत डेंस घने होते हैं। अब बात करते हैं माउंटेन फॉरेस्ट की। बहुत सिंपल है यार, पहाड़ों पे मिलते हैं, वहाँ पे तो कूल एरिया ही होता है। जैसे आप एल्टीट्यूड पे ऊपर जाते जाओगे, टेम्परेचर डाउन होता जाता है, तो 20 डिग्री या उससे कम में हमें मिलेंगी। एल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट क्या है? सी लेवल से 1500 से लेकर के 3300 मीटर ऊपर तक, यानी कि 1.5 से 3.3 किलोमीटर्स की हाइट पे आपको एल्टीट्यूड पे ये माउंटेन फॉरेस्ट्स मिलते हैं, जहाँ पे रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है, 150 से 250 सेंटीमीटर तक का। एरियाज बहुत सिंपल है, हिमालयाज में कश्मीर से लेके असम तक अलग अलग एल्टीट्यूड्स पे। साउथ में भी हमारे पास नीलगिरीज है, अनावलाई हिल्स है, जिनका एलिवेशन 1000 से 1500 मीटर्स है, उस एलिवेशन पे मिल जाएंगे। छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे हिल्स पे नहीं मिलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो माउंटेन फॉरेस्ट जो है दे कंसिस्ट ऑफ मिक्स्ड डेसिडियस एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस बच्चे जो ये ऐसे पॉइंटेड ट्रीज होती है ना, ये मैंने क्रिसमस ट्री जैसा ड्रॉ कर दिया है, बट बेसिकली ऐसे पॉइंटेड कॉनिकल ट्रीज, कॉनिफेरस, ठीक है, उनका मिक्सचर होता है। एंड दे अकर इन द ट्रांजिशन जोन ऑफ मिक्स्ड फॉरेस्ट एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट। उस जगह पे इनकी अकरेंस होती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब इन फॉरेस्ट्स को हम बचा कैसे सकते हैं? बहुत ज़रूरी है इनको सेव करना। हमारी लेटेस्ट रिपोर्ट ने बता दिया है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी की, कि कंट्री हैज़ लॉस्ट 1.3 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट कवर एवरी ईयर, विच इज़ वेरी वेरी कंसर्निंग। अगर इसी रेट से हम बढ़ते गए तो कुछ दिन बाद बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, सब रह जाएगा। पौधे, पेड़, वाइल्ड लाइफ और उनका हैबिटेट, ये सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। So because of this, it has become vital for us to conserve. It has become very very important. बहुत ज़रूरी हो गया है हमारे लिए इन सारी चीज़ों को कंजर्व कर पाना, और इसीलिए गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा स्टेप लिया है, एक प्रोग्राम ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ठीक है। ये क्या करती है? डिस्ट्रक्शन होने से रोकती है, अलग अलग प्रोग्राम्स देती है जो ट्रीज को डिजीजेस से, डिफॉरेस्टेशन से, कटिंग से बचा सके। बायोस्फीयर फॉरेस्ट को सेव करने के लिए, वाइल्ड लाइफ से एक्सटिंक्ट होने से उनके लिए प्रोग्राम्स चालू किए हमने। हम प्रमोट करते हैं कि एक ऐसा इन्वायरमेंट बना जाए, हैबिटेट, एक ऐसी इकोलॉजिकल कंडीशन क्रिएट की जाए और ऐसी इन्वायरमेंट दी जाए कि सारे लोग वहाँ पे आराम से वाइल्ड लाइफ जो है वो प्रिजर्व होकर के सेव हो सके। बच्चे, जब पौधे खत्म होते हैं तो वाइल्ड लाइफ को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। इतने सारे जो जानवर हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ऑल्सो बिकॉज देयर हैबिटेट्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड। तो अगर हमें उनको भी सेव करना है तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट, और वो रिक्वायर्ड हैबिटेट को सेव करना, इंटैक्ट रखना।
तो बहुत ज़रूरी है कि हम ट्रीज़ को, स्पीशीज़ को बचाने के लिए रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स बनाएं, यानी कि ऐसे फॉरेस्ट्स जहाँ पे किसी भी तरह की आपकी इंट्रूजन और इंक्रोचमेंट ना हो, किसी भी तरह की कटिंग, ट्रेडिंग, हंटिंग, ये सब कुछ भी ना। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट किए जा रहे हैं एनवायरमेंटल फॉरेस्ट्री के द्वारा टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। ये इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखना सर्वाइवल के लिए, अर्थ के सर्वाइवल के लिए, मैनकाइंड के सर्वाइवल के लिए बहुत एसेंशियल है। तो फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने स्टैब्लिश किया है कि कैसे ध्यान रखा जाए फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का एंड डेवलपिंग न्यू फॉरेस्ट रिसोर्सेज। जैसे कि हम कई सारी चीज़ें वहाँ से अगर गेन कर रहे हैं तो उसको ईजिली और क्विकली सप्लीमेंट भी करना होगा, तुरंत तुरंत उसको रिप्लेस भी करना होगा, ठीक है। अब एट द सेम टाइम हमारे कुछ नेचुरल कॉजेज हैं, नेचुरल कॉजेज हैं जैसे कि हो सकता है फ्लड्स वगैरह आ जाए, या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स है, फॉरेस्ट फायर है, ये सारी चीज़ें, ऑल ऑफ दिस लीड्स टू ऑल्सो डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। तो ये चीज़ भी हमें अवॉइड करनी है। तो टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट फ्रॉम फायर, अ स्ट्रिप ऑफ लैंड बिटवीन टू सेक्शंस ऑफ फॉरेस्ट इज क्लियर टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ फायर। तो मान लो अगर ये जंगल है, ये ऐसे सारे पेड़ हैं, ठीक है, सो व्हाट इज डन, अगर ये पेड़ यहाँ पे लगातार होते जाएंगे तो ये फॉरेस्ट फायर यहाँ से यहाँ से यहाँ हर एक ट्री को अपने जंगल में लेता जाएगा। सो व्हाट वी डू इज यहाँ पे एक स्ट्रिप खाली कर दिया और अब यहाँ से वापस ट्री है। अब आपको लग रहा होगा मैम डिफॉरेस्टेशन तो करें, बट अगर ये थोड़े से स्ट्रिप को खाली करने की वजह से पूरी जंगल बच जाए तो कर देना बेहतर है ना, ताकि 100 पेड़ मरे उससे बच्चा बेटर है बच्चे कि बीच की 10 ट्रीज को हम क्लियर कर दें ताकि बाकी 90 ट्रीज कैन इजीली सर्वाइव। तो ये सस्टेन हो सके इसलिए हमने, फॉरेस्ट सस्टेन हो सके, नेचुरल कॉजेज लाइक फॉरेस्ट फायर से बच सके, इसलिए हमने ये स्ट्रिपिंग जो है पाथवेज क्लियर किए। टू गेट सस्टेन ईल्ड ऑफ टिम्बर, सिल्वीकल्चर इज बीइंग प्रैक्टिस्ड। सिल्वीकल्चर क्या है? कल्टिवेशन, बेसिकली ग्रोथ ऑफ टिम्बर। तो बेसिकली एक पैच ऑफ लैंड पे टिम्बर को एक साथ प्लांट किया जाता है और एक साथ जब वो सारे मच्योर हो जाए, द आइडिया इज कि सारे साथ में मच्योर हो जाए, उनको वहाँ पे एक साथ क्लियर किया जाता है और वापस प्लांटेशन की जाती है ताकि इधर उधर रैंडमली डिफॉरेस्टेशन ना होता रहे, प्रोडक्ट्स रेगुलरली और कॉन्टिन्यूसली अवेलेबल रहे। सो दैट इज द आइडिया, इसको सिल्वीकल्चर कहते हैं, ठीक है। अब कुछ 4 स्टेप्स है जो हम कॉन्टिन्यूसली ले रहे हैं। पहला है एफॉरेस्टेशन, यानी कि फॉरेस्ट्स को कवर को जो है फॉरेस्ट कवर उसको मेंटेन करना, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को प्लांट करना, स्टैब्लिश करना फॉरेस्ट को ऑन द स्टैंड ऑफ ट्रीज इन एरियाज वेयर देयर वाज नो कवर अर्लियर। जहाँ पे पहले से पौधे नहीं थे वहाँ पे हम और ज़्यादा प्लांटेशन कर रहे हैं, या अगर मान लो डिफॉरेस्टेशन कर दी गई थी, प्लांट्स काट दिए गए थे तो उनको दोबारा लगा रहे हैं। फिर होता है रीअफॉरेस्टेशन। अब ये नया टर्म, तो बच्चे बेसिकली फॉर एवरी 1 ट्री दैट वी आर कटिंग, एक पौधा, एक पेड़ जो हम काट रहे हैं उसके बदले हम 2 पौधों को, 2 पेड़ों को प्लांट करें, दैट इज रीअफॉरेस्टेशन। यानी कि एक हटा और उसके बदले 2 आए, 40 हटे तो उसके बदले 80 आ गए, 80 आ गए। फिर है सोशल फॉरेस्ट्री, ये एक तरह का मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट सिस्टम है, एंड एफॉरेस्टेशन ऑफ बैरन एंड डिफॉरेस्टेटेड लैंड्स विद द पर्पस ऑफ हेल्पिंग एनवायरमेंटल, सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट। तो लोग डेवलप कर सके, हमारी कंडीशन और इकोलॉजिकल बैलेंस बेटर मेंटेन हो सके, तो जो भी वेस्ट लैंड था उन लैंड को इस तरह से रिफॉर्म करें हम कि वहाँ पे दोबारा प्लांट्स जो हैं वो आ रहे हैं, तो उसको सोशल फॉरेस्ट्री कह रहे हैं, बिकॉज ये सोसाइटी के बेटरमेंट और हेल्प के लिए है, डेवलपमेंट के लिए। And finally, farm forestry. This basically means growing of trees on farmlands for commercial purposes. तो जिन पेड़ों से हमें हमारे कॉमर्स को, ट्रेडिंग को हेल्प होता है, जैसे कि कई सारे ऐसे फ्रूट्स एंड प्लांट्स, ट्रीज है जहाँ से हमें हमारे कॉमर्स पर्पसेस को सर्व करना है, उनको जब हम प्लांट करते हैं तो ये फार्म फॉरेस्ट्री कहलाती है। द आइडिया इज अगेन कि कहीं से भी जंगलों से इन पेड़ों को चुराया ना जाए, इन प्रोडक्ट्स को चुराया ना जाए, प्रॉपर फार्मिंग की जाए ताकि वहाँ से प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग, कॉमर्स को आपका इनैक्ट किया जाए और इम्प्लीमेंट किया जा सके, ठीक है। सो द आइडिया इज कि जो भी प्रोडक्ट्स है नॉन कमर्शियल पर्पसेस के, या वो जो भी चीज़ें वो मेंटेन रहे। सो ग्रोइंग ट्रीज ऑन farmlands for commercial purposes like timber production, or for variety of non-commercial purposes like groundwater control, prevention of soil erosion, prevention of polluting nutrients in the soil। तो ये सारी चीज़ें ना हो, जो नॉन फार्मिंग हमारा बेनिफिट है वो भी मेंटेन रहे, और फार्मिंग के लिए जो कमर्शियल पर्पसेस के लिए हमारा काम है वो भी मेंटेन रहे। तो ये हम फार्म फॉरेस्ट्री से करें।
So guys, with this we have come to the end of the session. This is my schedule for this week, the previous week, and this is for ICSE, वो CBSE का था. तो आई होप दैट नेचुरल वेजिटेशन इज नाउ क्लियर फॉर यू. हमने सारे पॉइंट्स जो है डिटेल में कवर किए, तो आपको उसकी भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं कि मैम वन शॉट क्यों किया है. वन शॉट में सारे पॉइंट्स कवर हो गए. सो आई होप यू गाइज एंजॉयड द सेशन. इफ यू डिड, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, एंड स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि जो भी हो आपको नोटिफिकेशन आता रहे. ठीक है. So I'll see you guys soon, guys. Do not forget to tell me in the comment section how did you like the video. Until I see you the next time, stay home, stay safe, and take good care of yourselves. Bye, bacho. Have a great time. Take care.